नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अनोखी चाहत। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। मुंबई शहर, एक खुफिया सी हवेली जो देखने में ही डरावनी लग रही थी। उस हवेली के अंदर बहुत बड़ा हॉल था और उसी हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ था और उसी सोफे पर अथर द माफिया किंग बैठा हुआ था और उसके पैरों के नीचे एक आदमी बैठा हुआ उससे माफ़ी मांग रहा था। बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये गलती दोबारा नहीं होगी। फिर अथर बोला, आज के बाद तुम गलती करने के लायक बचोगे ही नहीं, क्योंकि अब तुम यहाँ से परलोक सिधारने वाले हो। और वैसे भी अथर राणा की डिक्शनरी में गलती की कोई माफ़ी नहीं होती है। तुम्हारा अपने पूर्वजों के पास पहुँचने का समय आ गया है। चलो, जाने से पहले अपनी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। आदमी, साहब, मेरे घर पर मेरी बीवी और बच्चे हैं, उनका क्या होगा? उनके एक ही तो कमाई का जरिया था। अथर उसे लात मारते हुए, ये तो तुम्हें मुझसे गद्दारी करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम शायद भूल गए थे कि तुम किससे पंगा ले रहे थे। अथर राणा से, वैसे डोंट वरी, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चों को मैं घर खर्चा उठाऊंगा। फिर राक्षसी हंसी हंसते हुए, आखिर तुम्हें मारकर तुम्हारी अंतिम इच्छा का मान रखकर तेरी फैमिली का घर खर्चा उठा कर ही कुछ पुण्य का काम कर लूँगा। इसके बाद गोली चलने की आवाज़ आती है और फर्श पर खून की धारा बह रही होती है। फिर अतर अपने सभी आदमी की तरफ देखते हुए, आई होप तुम सब ने आज की फिल्म देख ली है। तो आज के बाद से अतर राणा के साथ कोई दूसरा आदमी हजारों बार सोच लेना, क्योंकि उसका हश्र इससे भी बुरा होगा। अपने आदमी को उस आदमी की लाश ठिकाने लगाने का बोलकर अतर उस हवेली से बाहर निकल जाता है और उसने अपने आदमियों से कार निकालने को कहता है, जिसके बाद अपने हाथों में लाइटर से सिगरेट जलाकर उसके कश भरने लगता है। और कार आते ही दो बॉडीगार्ड उसके लिए कार का गेट खोलते हैं और वो बड़े ही शान से कार में बैठ जाता है और कार हवा से बातें करते हुए चलने लगी और अथर अपने लैपटॉप से काम करने लगा। अथर की रेंज रोवर कार से थोड़ा पीछे बॉडीगार्ड्स की कारें उसे फॉलो कर रही थी। कार अथर के मेंशन की ओर जा रही थी। तभी सामने से एक लड़की दौड़ते हुए आ रही थी। उस लड़की के पीछे कुछ गंडे पड़े हुए थे। अचानक से कार रुक जाने के कारण अथर का लैपटॉप उसके हाथ से छूट जाता है, जिससे अथर ड्राइवर को घूरने लग जाता है, यू इडियट, तुम्हें गाड़ी ढंग से चलानी नहीं आती। ड्राइवर उसके इस तरह बोलने के कारण बहुत डर जाता है और वो डरते डरते बोलता है, वो साहब, सामने एक लड़की आ गई थी जिसके कारण कार को रोकना पड़ा। अथर ड्राइवर की बात को सुनकर सामने देखता है तो वहाँ वो लड़की गिरने के डर से अपनी आंखें बंद किए हुए थी। अथर उस लड़की को ही देखने लग जाता है और तभी उसकी नज़र सामने हो रहे शोर से सामने की ओर गई, जहाँ से कुछ गुंडे टाइप लोग आ रहे थे और उन सभी के हाथों में लाठियाँ थी। उन गुंडों की आवाज़ सुनकर वो लड़की बेहद डर जाती है। तभी अथर कार से निकलकर बाहर आ जाता है। उसे देख वो लड़की भाग कर जाती है और अथर के गले लग जाती है। अपनी बॉस की कार रुकने से सभी बॉडीगार्ड्स भी अपनी अपनी कारों से बाहर आ गए और अथर को प्रोटेक्ट करने लगे। अथर के अचानक उस लड़की के गले लगने से धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो उस लड़की को देखता है। उसने इस वक्त लाल रंग का लहंगा पहना था और वो दुल्हन के वेश में थी। तभी उसे उस लड़की की आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है, प्लीज़ हमें उन गुंडों से बचा लीजिए, वो हमें ले जाएंगे, हमें उनके साथ नहीं जाना। उस लड़की को घबराया हुआ देखकर अथर की आंखें छोटी हो जाती हैं। अथर का ड्राइवर सभी शॉक थे, क्योंकि अथर ने उस लड़की को गले लगाया हुआ था, वरना वो तो लड़कियों से कोसों दूरी बनाकर रखता था और आज बिना किसी शिकन के वो उस लड़की के गले लगा हुआ था। अब तक वो गुंडे उस लड़की के करीब पहुंच गए थे। तभी उनमें से एक गुंडे ने कहा, हे शाणे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दे, वरना तो खामखा अपनी जान गंवाएगा। हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए लड़की हमें दे दे और निकल यहाँ से। गुंडे की बात सुनकर अथर की बाहें कस गई
और गुंडों का चेहरा देखकर उसके चेहरे पर बेहद गुस्से के भाव उभर आए। इस समय अतर को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये देखकर उसके सभी बॉडीगार्ड्स एक एक करके उन सभी गुंडों को धराशायी करने लगे और अतर उस लड़की को अपने से दूर करता है, जिससे वो लड़की अचानक से होश में आती है और अतर से 2 कदम पीछे हट जाती है। अतर उस लड़की को देखता है कि वो उससे डर रही होती है, इसलिए वो उसे कहता है, रिलैक्स, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। पर वो लड़की कुछ रिएक्ट नहीं करती है। अथर, अच्छा ठीक है, तुम अपने घर का पता बता दो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। अथर के इस तरह आराम से बात करते हुए सुनकर वो लड़की कुछ हद तक शांत हो जाती है। पर हम आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप भी तो हमारे लिए अनजान हैं, क्या पता आप भी उन्हीं के जैसे निकले। उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर अथर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की की दोनों बाजुओं को पकड़कर, ए लड़की, जुबान संभाल कर बात करो, क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अथर राणा के उन गुंडों से कंपेयर करने की? जितनी शराफत से मैं तुम्हारे साथ पेश आ रहा था उतना शरीफ नहीं हूँ मैं। और उसे जोर से झटक देता है, जिससे वो लड़की जमीन पर गिर जाती है और अचानक ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उस लड़की को बेहोश होता देखकर अथर का ड्राइवर रवि बोला, सर ये बेहोश हो गई है, अब क्या करे? अथर उसकी बेहोश होने की बात सुनकर वापस मुड़ता है और उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ जाता है। ये देखकर सभी बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर की आंखें बाहर आने को थी। आखिर उनके बॉस करना क्या चाह रहे थे? उन्हें अपने में ही खोया हुआ देखकर अथर्व कड़क आवाज में, अब क्या किसी मुहूर्त का इंतजार करना है क्या? उसकी आवाज़ सुनकर सभी गाड़ियों में बैठ गए और कार फिर से अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी। उस लड़की का सर अथर की गोद में था और अथर ने अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके अपने मैंशन में डॉक्टर की टीम बुलाने को कहा और जल्दी से फ़ोन काट दिया। अथर अपनी गोद में सोई हुई लड़की की फ़ोटो ले लेता है और किसी को सेंड करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है और आधे घंटे के सफ़र के बाद वो अपने मैंशन के आगे खड़ा था। वो जैसे ही अंदर गया, वहाँ पहले से ही डॉक्टर्स की एक टीम रेडी थी और असिस्टेंट भी वहीं मौजूद था। अथर को अपनी गोद में एक लड़की को लाया देखकर उसके असिस्टेंट और डॉक्टर का हाल एक जैसे ही था। फिर अथर उन सभी को अपने पीछे आने का इशारा करता है। वो उस लड़की को लेकर अपने कमरे में लेकर चला जाता है और उसे किंग साइज बेड पर लेटा देता है। वाकई में वो लड़की बहुत ही नाजुक थी, जो केवल अथर के हाथों से ही बेहोश हो गई थी। इसी कारण अथर ने उसे बेड पर बड़े ही सावधानी से लेटाया ताकि उसे चोट ना पहुंचे। अथर डॉक्टर को उसका चेकअप करने का इशारा करता है। डॉक्टर सिर झुकाए उसे ऑब्जर्व करने लगे। कुछ देर बाद उसे एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर अथर की ओर रुख करते हुए बोला, ये तो 3 दिनों से भूखी है और कुछ दिनों से स्ट्रेस लेने के कारण बेहोश हो गई है। इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा। ये कुछ दवाइयाँ लिखी हैं मैंने, मंगवा लेना। अब आपकी इजाज़त हो तो मैं चलता हूँ। तो अथर उसे जाने का कहता है और असिस्टेंट को दवाइयों की पर्ची थमाकर उसे दवाई लाने को कहता है, जिससे वो हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। और अब अथर उस लड़की के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है और गौर से उसके चेहरे को देखने लगता है। दूध सा गोरा रंग, भूरे बाल और भूरी आंखें, तीखे नैन नक्श, परफेक्ट फिगर और सोते वो किसी मासूम गुड़िया की तरह लग रही थी। उसकी एज करीब 20-22 साल के आसपास थी और दिखने में किसी छुई मुई के पौधे के जैसी थी। अथर के उसे ऐसे देखते हुए ही कहा, तुम उस संगमरमर के पत्थर की तरह तराशी गई हो, कोई बेहद कीमती मूर्त हो जिसका दीदार ये दिल रोज करना चाहेगा। अचानक ही उसके मुंह से शायरी निकली, है मेरे सनम, जब से देखा तेरा ये नूरानी चेहरा कि दिल ये मेरे इख्तियार में नहीं रहा। लगता है जैसे ये अपने से ही बगावत करने पर तुला है और मुझे तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर करता है। अथर अपने ही मुंह से निकली शायरी को सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये मैं क्या सोचने लगा था, मैं इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो सकता हूँ? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। वैसे भी कोई लड़की इस दुनिया में मेरे लिए बनी नहीं है। तुम्हारे होश में आते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा और इस झंझट से छुटकारा मिलेगा। तभी उसकी नज़र उस लड़की के कपड़ों पर जाती है जो सड़क पर गिरने से गंदे हो गए थे।
उसका वो शादी का जोड़ा मिट्टी से सन चुका था। तब अतर एक मेड को अपने कमरे में बुलाकर उसे अपना लोअर और टी शर्ट पकड़ाकर उस लड़की के कपड़ों को बदलने का बोलकर उस रूम से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ दौड़ता हुआ उसका असिस्टेंट आया और उसने अतर को दवाइयाँ पकड़ाते हुए कहा, वैसे सर ये लड़की है कौन? इसको आपके साथ पहले कभी नहीं देखा। उसकी बात सुनकर अतर बोला, मैं खुद नहीं जानता ये कौन है। इनफैक्ट हम आज पहली बार मिल रहे हैं और मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा है, फिर इसका पता चल जाएगा। रात बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए अब तुम भी अपने घर चले जाओ। मेड के कपड़े चेंज कर जाने के बाद वह अपने रूम में दवाइयाँ रखकर और एक नज़र उस लड़की पर मारता है। वह लड़की इस वक्त बेहद खामोशी के साथ सोई हुई थी और अतर के कपड़े उसे थोड़े लूज पड़ रहे थे। कहाँ अतर 80 किलो वेट का बॉडी बिल्डर और 30 साल का हट्टा कट्टा नौजवान, और कहाँ वो पतली सी लड़की जो दिखने में मात्र 40 किलो के आसपास भी नहीं थी। तो श्योरली उसे अतर के कपड़े लूज पड़ना वाजिब था। अतर अपने रूम से निकलकर अपने स्टडी रूम में आ गया और अपना बचा हुआ काम लैपटॉप पर करने लगा। तभी टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल बजने लगा। उसने कॉलर आईडी देखा और फ़ोन उठाकर बोला, बताओ क्या इन्फॉर्मेशन पता चली उसकी? उधर से बोला गया, सर आपने जिस लड़की की फ़ोटो मुझे भेजी है मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है। उसका नाम रिधा शर्मा है और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से है। इनके माँ पापा इस दुनिया में नहीं है, जिस वजह से ये अपने चाचा चाची के पास रहती है और ये एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करती है और ये आज अपनी शादी से भाग कर आई है। बस इतना ही पता चला है। अतर उसे ओके बोला और फ़ोन रख देता है और बोलता है, ओह तो तुम्हारा नाम रिधा है, नाइस नेम। और वो ड्रॉर से सिगरेट निकालकर बालकनी में आ गया और सिगरेट के धुएं को हवा में छोड़ने लगा और कुछ सोचने लगा। वहीं नीचे सर्वेंट क्वार्टर में एक आदमी वहाँ से छुपते छुपाते हुए बाहर निकलता है और किसी को फ़ोन मिलाकर बताने लगता है, सर आपको पता है आज सर अपने साथ एक लड़की को लेकर आए थे और तो और उसे अपने रूम में भी लेकर गए हैं और अभी तक नीचे भी नहीं आए हैं। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना सुनकर वहाँ से कुछ बोलकर फ़ोन कट कर दिया जाता है और ऐसे ही रात गहरा जाती है और नई सुबह अपना पंख फैला धरती को प्रकाशित करने लगा। रिधा के चेहरे पर धूप पड़ने से वो कसमसाने लगी और उसके दिमाग में कल का सारा वाक़या घूमने लगा। फ्लैशबैक, शर्मा हाउस पूरा लाइटों से सजा हुआ था और सभी लोग भाग दौड़ कर काम कर रहे थे। वहीं शर्मा हाउस के अंदर रिधा अपने रूम में आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। उसकी आंखें रोने के कारण सूज गई थी और वो बुत बने बैठी थी और दो लड़कियों से दुल्हन बनाकर वहाँ से चली गई और रिधा वहीं अपनी किस्मत को कोसने लगी। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम एक गुंडे मवाली से शादी कैसे कर सकते हैं? तभी रूम का डोर ओपन करके उसके चाचा चाची की लड़की निहारिका अंदर आती है। उसे देख रिधा डर जाती है और सोचने लगी, ये हमें लेने आ गई, अब हमारा क्या होगा? हमें ये शादी नहीं करनी है, प्लीज़ गॉड हेल्प अस। तभी उसके कानों में निहारिका की आवाज़ आई, दीदी आप सब कुछ जानते हुए भी ये शादी क्यों कर रही हैं उस गुंडे मवाली से? ना जाने वो कितनी बार जेल जाकर आ चुका है। उसके ऊपर 12 से ज़्यादा रेप और धोखाधड़ी के केस चल रहे हैं। मेरे हिसाब से आप इतनी भी नासमझ नहीं हैं जो सच्चाई जानने के बावजूद उस बेकार सी शक्ल के गुंडे से शादी करे। माँ पापा तो मानने से रहे, आप तो कुछ कहिए। रिधा निहारिका की बातें सुनकर अपना रोना रोक नहीं पाती है और उसके गले लग गई और रोते हुए ही बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम ये शादी करना चाहते हैं? इनफैक्ट हम ये शादी नहीं करना चाहते। तुम हमारी कुछ हेल्प करो ना। निहारिका, एक काम करते हैं, आप यहाँ से भाग जाइए। और ये बोलकर वो इधर उधर कुछ देखने लगी और तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो रिधा के वार्डरोब और उसमें से एक साड़ी निकालती है और उसे खिड़की के पास ले जाकर बांध देती है और साड़ी को बाहर की ओर लटका देती है। यस दी, काम हो गया, आप यहाँ आइए और साड़ी का पल्ला पकड़कर नीचे कूद जाओ।
ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है रिधा। पर निहारिका, हमें बहुत डर लग रहा है, हम ये नहीं कर पाएंगे। निहारिका, जस्ट चिल दी, आप अपनी आंखें बंद करो और भगवान का नाम लेकर कूद जाओ। यू कैन डू इट। निहारिका के कहने पर रिधा अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम लेकर एक ही झटके में कूद गई और निहारिका ने वहां से साड़ी खोल दी। तभी उसे अपनी माँ अनीता की आवाज़ आई, निहारिका बेटा क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने रिधा को लाने में? नीचे सभी लोग तुम लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं, शादी का मुहूर्त निकल रहा है। और अब तक वो रिधा का कमरा खोलकर अंदर आ गई थी। जैसे ही वो आए उन्हें रिधा नहीं देखी, वो अपनी बेटी की तरह देखने लगी। बोलो रिधा कहाँ है, दिख नहीं रही है? निहारिका, वो माँ वो यहाँ नहीं है। अनीता जी, यहाँ नहीं है का क्या मतलब है? उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? निहारिका, वो यहाँ से भाग गई है। रिधा के भागने की बात सुनकर अनीता जी जोर से चिल्लाकर बोली, वो भाग गई? ऐसे कैसे? हम उन्हें क्या जवाब देंगे? उनकी जोर जोर से आती आवाज़ को सुनकर अब तक सुनील जी, रिधा के चाचा भी आ गए और बोले, अब क्या करूँगा मैं, वो गुंडा मुझे छोड़ेगा नहीं। एक काम करते हैं, नीचे जाकर सभी को बता देते हैं, वो गुंडा अपने आदमियों को रिधा के पीछे लगा देगा। अभी वक्त है, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। और वो नीचे जाकर सभी गुंडों को रिधा के पीछे लगाने को कहता है और गुंडे रिधा के पीछे पड़ गए और रिधा दुल्हन के गेटअप में ही सड़क पर बेतहाशा भागे जा रही थी। मैंने बार बार पीछे पलट कर देख रही थी और ऐसे ही थोड़ी दूर भागने के बाद एक गाड़ी उसके सामने आ गई और उसके बाद एक आदमी ने उसे धक्का दिया और इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। फ्लैशबैक एंड शर्मा हाउस, रिधा के चाचा चाची का घर। शर्मा हाउस में रिधा के अभी तक कुछ पता नहीं चल पाने से कोहराम मचा हुआ था और उन गुंडों का भी कुछ अता पता नहीं था। उन्हें गए करीब 4 से 5 घंटे हो गए थे। इसलिए रिधा का होने वाला पति आकाश बहुत गुस्से में था। उसने गुस्से में सुनील जी के कॉलर पकड़ते हुए कहा, बोल उसे कहाँ भगाया है, अगर सच नहीं बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनील जी साहब, हम लोगों को सच में नहीं पता कि वो कहाँ गई है, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी कुछ करता हूँ और उससे आपकी शादी कराऊंगा। और अनीता जी अपनी हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ साहब, मेरे पति सच कह रहे हैं, हमें सच में कोई अंदेशा नहीं था कि वो इस शादी को छोड़कर भाग जाएगी, नहीं तो हम उस 24 घंटे उस कलमुही पर नज़र रखते और ऐसी कोई नौबत ही नहीं आती। सारे समाज में नाक कटवा दी, नासपीटी कहीं का नहीं छोड़ा हमें। आकाश गुस्से से, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम मेरे ही सामने मेरे होने वाली पत्नी को इस तरह बोल रही हो, जुबान काट दूंगा, समझी? उसके इस तरह बोलने से अनीता जी डर के मारे चुप बैठ जाती हैं और आकाश वहां से उठते हुए बोला, मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर 2 दिनों के अंदर मुझे वो अपने सामने नहीं दिखी तो तुम लोग अपनी ज़िंदगी की उल्टी गिनती करना शुरू कर देना और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ से भागने की गलती बिल्कुल मत करना, मेरे आदमी हर समय तुम लोगों पर नज़र रखेंगे। और वहाँ से निकल जाता है और सुनील जी धम से सोफे पर अपना सर पकड़े बैठ जाते हैं और अनीता जी उनके पास बैठे उन्हें सांत्वना देने लगती हैं। इस दौरान निहारिका चुप रही क्योंकि उसे डर था, अगर कुछ बोल दिया तो शायद उन लोगों को उस पर शक चला जाएगा कि उसने रिधा को यहाँ से भागने में मदद की है। और वो भी चुपचाप सोफे पर बैठ गई। राणा मैंशन, सुबह का समय। रिधा बेड से उठकर बैठ गई और चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखने लगी। अपने आप को किसी अनजान जगह पर पाकर वो घबरा उठी और जैसे ही उसने अपने आप को देखा उसके होश उड़ गए। ये हमारे कपड़े किसने चेंज किए और हमने किसी आदमी के कपड़े कैसे पहने हुए हैं? तभी कमरे में अथर्व आता है। उसे देख रिधा डर जाती है और डरते हुए बोलती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं और हमारे पास क्यों आ रहे हैं? अथर्व रिधा की बात सुनकर, मिस रिधा शर्मा, लिसन टू मी, ये मेरा घर है और इस वक्त तुम मेरे रूम में और मेरे ही बेड पर बैठी हो, समझ आई बात? और मेरे ही ऊपर गुर्रा रही हो, हाउ डेयर यू? रिधा उठकर अतर की कॉलर पकड़ते हुए, यूँ आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कपड़े चेंज करने की? आप हमारे कुछ नहीं लगते।
तो किस हक से ये किया? अतर के रिधा के कॉलर पकड़ने से गुस्से से आंखें लाल हो जाती हैं, जिसे देखकर एक पल के लिए रिधा भी घबरा जाती है और अपने आप को संयमित कर, हम डरते नहीं हैं, समझे आप होंगे कहीं के राजा बादशाह, लेकिन हमारे सामने आपका कोई मोल नहीं है। अतर रिधा को जोर से धक्का देता है, जिससे वह सीधा बेड पर गिरती है और उसके संभलने से पहले ही अतर उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से जोड़ देता है, जिससे रिधा कसमसाने लगी और अतर के हाथों को अपने हाथों से छुड़ाने लगी, लेकिन अतर के हाथों की पकड़ मजबूत थी, जिससे वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाई और फिर से उसे अपने से दूर करने लगी। उसे ऐसा करता देख अतर बोला, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, क्योंकि ये अथर राणा है, जिसकी पकड़ से छूट पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो अपने इन प्यारे से हाथों को कष्ट देना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किसी की इतनी औकात नहीं है कि अथर राणा के गिरेबान में हाथ डालने की जुर्रत करे। अब सोचो तुम्हारा क्या हश्र होगा। और हाँ, मैं कहीं का राजा बादशाह नहीं, बल्कि मुंबई शहर का सबसे बड़ा माफिया हूँ। और ये कहकर उसे डेविल स्माइल देने लगा। ये देख रिधा डर से कांपने लगी। उसे देख अथर, क्या हुआ? तुम तो मेरी आइडेंटिटी जानकर ही हिल गई। तो सोचो मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। और तुमने क्या कहा, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है? तो क्या हुआ, बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। क्या? रिधा गुस्से से, क्या बकवास है ये? अगर ये मजाक है तो बहुत ही वाहियात है, और हमने आपको आज से पहले कभी देखा तक नहीं है, तो रिश्ता बनाने की बात तो दूर की बात है। आप हमारे ऊपर से हटे, हमें सांस नहीं आ रही है। तभी वहाँ मेड 2 कप कॉफ़ी लेकर अंदर आती है और उन दोनों को ऐसी हालत में देख तुरंत मुड़ते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे। बाकी के शब्द उसके गले में ही रह गए, क्योंकि उसे अतर की सख्त आवाज़ आई, आज के बाद से आने से पहले डोर नॉक करके आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जल्दी से कॉफ़ी टेबल पर रख कर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अतर अब तक रिधा के ऊपर से हट चुका था। वहीं रिधा बेड पर लेटी लंबी लंबी सांसें लेने लगी और वो मेड भी अपनी नज़रें नीचे लिए कॉफ़ी को टेबल पर रखकर वहाँ से चली गई। अतर, जल्दी से उठो और कॉफ़ी पी लो, वरना ठंडी हो जाएगी। रिधा उठते हुए बोली, हम कॉफ़ी नहीं पीते, चाय पीते हैं। चाय हो तो मंगवा दो। फिर अतर मेड्स को बोलकर चाय बनाने का ऑर्डर दे देता है और कुछ टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया और रिधा चाय का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में मेड चाय लेकर आ गई और उसने डोर नॉक किया तो रिधा ने उसे अंदर बुलाया। मेड अपनी नज़रें नीचे किए जाने लगी। तभी रिधा उसे रोकते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है कल हमारे कपड़े किसने चेंज किए थे? मेड, जी मैम, मैंने किए थे, और ऐसा सर ने बोला था, क्योंकि आपके कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कपड़े आपको चेंज करवाने के लिए दिए थे, वरना तो सर अपने आसपास किसी लड़की को आने तक नहीं देते हैं। उन्हें तो लड़कियों से सख्त नफरत है। आप बहुत लकी हैं। मेड के जाने के बाद रिधा चाय का एक सिप अपने मुंह में लेते हुए बोली, मज़ा आ गया सच में। सुबह का वक्त हो और पीने को एक कप चाय मिल जाए तो कहना ही क्या। पता नहीं लोग कैसे वो कड़वी सी कॉफ़ी पी लेते हैं। हमारे लिए तो चाय ही हमारा सुकून है, जिसे पीते ही हमारा मन खुश हो जाता है और तब लगता है कि हाँ अब सुबह हुई है। वहीं बाथरूम में अथर शॉवर के नीचे खड़ा था और शॉवर के पानी में भीग रहा था। उसने अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और वो अभी कुछ देर पहले की गई हरकत से हैरान था। आखिर मैं उसके इतने करीब कैसे जा सकता हूँ? मैं उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट होने लगा हूँ। ना जाने कौन सा नशा है तुम्हारी उन नशीली आंखों में कि दिल करता है उनमें डूब जाऊं और फिर कभी होश में ना आऊं। शावर का पानी अभी भी लगातार उसे भिगो रहा था। फिर वो अपनी बॉडी क्लीन करके अपने आप को टॉवल से कवर करके बाथरूम से बाहर आ जाता है। वहीं रिधा जैसे ही बाथरूम का डोर खोलने से उस ओर देखती है तो उसके मुंह से सारी चाय बाहर आ जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगी। वहीं उसके खांसने से अतर उसकी ओर जाते पूछा, क्या हुआ? ये क्या हरकत है? तुम चाय ढंग से नहीं पी सकती हो क्या? किस तरह पी रही हो? पूरा फर्श गंदा कर दिया।
अब उठो और इसे साफ करो। रिधा गुस्से से, ओ हेलो मिस्टर अथर राणा, आपकी ये क्या हरकत है? जानते हुए भी कि एक अनजान लड़की आपके कमरे में बैठी है तो आप ऐसे नंगे पुंगे बनकर क्यों आ रहे हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती कि कैसे इस हालत में एक पराई लड़की के सामने जाए और उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं कि फर्श गंदा क्यों कर दिया? अथर, व्हाट नॉनसेंस, ये मेरा कमरा है कि मैं कैसे भी रहूं, मेरी मर्जी, तुम्हें इससे क्या? अपने काम से काम रखो। और वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। तभी रिधा खड़ी होकर उसके पास आते बोली, वो सुनिए ना, हमें आपसे कुछ कहना था। अथर, क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ जो सुनिए ना कह रही हो? अब बोलो क्या कहना चाहती हो तुम? अथर की इस बात को सुनकर रिधा सोच में पड़ जाती है। वहीं रिधा सोच में पड़ गई कि कैसे कहें, और इसी कश्मकश में वो थोड़ा आगे बढ़ी जहाँ पर फर्श पर पानी होने से वो संभल नहीं पाती है और गिरने से बचने के लिए अथर का हाथ पकड़ लेती है, जिससे अथर बैलेंस नहीं बना पाते हैं और दोनों ही एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। रिधा चोट लगने के डर से अपनी आंखें कसकर मींच लेती है, लेकिन अथर उसका माथा जमीन पर लगने से पहले ही उसके सिर के नीचे अपने हाथ को रख देता है, जिससे रिधा को चोट न लगे। रिधा को जब लगता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी है, तब वो अपनी आंखों को खोल कर देखती है कि अथर ने उसको चोट लगने से पहले ही बचा लिया है और वो भी अथर को ही देखने लगी, जो खुद ना जाने कब से उसे ही देख रहा था। और अब वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए थे और रिधा की नज़र अथर की मस्कुलर बॉडी और उसके सिक्स पैक्स ऐप पर ही टिक गई थी और उसे शर्म आने लगी थी। अथर के रिधा के ऊपर होने से उसके बालों का पानी रिधा के चेहरे पर पड़ रहा था और वो बूंद उसके चेहरे से फिसलते हुए रिधा के होठों पर जाकर ठहरती है, जिससे वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, जो अथर के दिल की धड़कन को बढ़ाने लगी और वो ललचाए नज़रों से उसके होठों को देखने लगा और अनायास ही उसने अपने होठ रिधा के होठों के पास ले जाने लगा। वहीं अथर की नज़रों का पीछा करते हुए रिधा उस ओर देखती है तो उसकी आंखें दोबारा से बंद हो जाती हैं और हार्ट भी तेज़ी से चलने लगी, जिसका शोर अथर के कानों में जा रहा था, जिससे अथर होश में आया और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। वहीं रिधा को जब कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो वो अपनी आंखें खोल कर देखती है और देखती है कि अथर खड़ा हुआ उसे ही घूर रहा था। उसने ऐसे घूरने से रिधा सहम सी गई। अथर बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ गया तो रिधा जल्दी से खड़ी होकर उसका हाथ पकड़ते बोली, वी आर रियली सॉरी, हमने आपको गलत समझ लिया। अथर रिधा की ओर घूमकर, फॉर व्हाट? रिधा, वो हमने समझ लिया था कि हमारे कपड़े आपने चेंज किए थे, लेकिन हमारे कपड़े तो मेड ने चेंज किए थे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अथर लिसन, पहले तो तुम ये हमारे वगैरह कहना बंद करो, समझ में नहीं आता कि अपने साथ और किसे जोड़ रही हो। रिधा, वो हमारी शुरू से ही ऐसे बोलने की आदत है, इसलिए अब छूटती नहीं है। वैसे आप बताइए, आपने हमें माफ़ कर दिया क्या? अथर, हाँ, मैं कपड़े चेंज करता हूँ, तब तक तुम भी फ्रेश होकर रेडी हो जाओ। रिधा, पर हमारे कपड़े? अथर, तुम रेडी हो तब तक तुम्हारे कपड़े भी आ जाएंगे। और फिर वो किसको फ़ोन करके लेडीज़ कपड़े लाने को कहता है और खुद क्लोजेट रूम में चला गया। वहीं रिधा बाथरोब पहने ही बाथरूम का गेट खोलकर इधर उधर देखती है और अथर के न दिखने पर वो बाहर आ जाती है। तभी गेट नॉक होने की आवाज़ आती है और वो गेट खोलकर देखती है कि सामने कोई कपड़ों के बैग्स लिए थे और वो रिधा को थमाते बोला, ये आपके लिए हैं। उसके जाने के बाद रिधा उनमें से एक ड्रेस पसंद करके फिर से बाथरूम में जाकर चेंज करने लगी। वहीं अथर भी अब तक चेंज करके अपने ऑफिस वियर क्लॉथ पहने हुए था और वो उस ब्लैक बिजनेस सूट में एक हैंडसम यंग पर्सन लग रहा था। वो मिरर के सामने खड़ा परफ्यूम लगा रहा था, जिसकी पूरी महक रूम में फैल गई थी और रिधा बाहर आकर एकटक अथर को निहारने लगी और अनायास ही बोली, वाओ, यू आर सो हैंडसम, लुक लाइक एवरी गर्ल ड्रीम प्रिंस चार्मिंग। अपने आप को आपकी थपकी देखा, ये हम भी क्या सोच रहे थे? उसे सोच में गुम देख अथर बोला, चलें? रिधा नासमझी से, कहाँ? अथर, तुम्हारे घर छोड़ना है, तुम्हें नहीं चलना है क्या? रिधा अटकते हुए, हाँ तो हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। अथर अपनी बाहें उचकाते हुए, वो किस लिए?
रिधा, वह इसलिए क्योंकि हम घर से भाग कर आ रहे हैं और हमें दोबारा से वहाँ पर नहीं जाना है। वो हमारी शादी एक गुंडे से करवाना चाहते थे, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। बस आप कुछ दिन के लिए हमें यहीं पर रहने दीजिए। जैसे ही हमें पैसे मिलेंगे हम आपको यहाँ पर रहने के दे देंगे और अपने लिए कोई रूम रेंट पर ले लेंगे। हालांकि अतर को रिधा की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी, लेकिन वो रिधा को ना बताकर उसे कुछ दिन अपने मैंशन में रहने के लिए हामी भर देता है। और फिर दोनों नीचे आते हैं तो अतर सभी सर्वेंट्स को ब्रेकफास्ट लगाने का कहकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और रिधा को भी अपने साथ बैठा लेता है। खाना देखकर तो रिधा उस पर टूट पड़ी थी, क्योंकि शादी की टेंशन में उसने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था, जिस कारण से वो भूखी थी। तो अतर उसे ऐसा खाता देखकर बोला, तुम्हें जितना खाना खाना है खा लो, लेकिन थोड़ा आराम से, कहीं भागे थोड़ी जा रही हैं। उसके ऐसे कहने पर रिधा एम्बैरेसिंग फील करने लगी और अपनी गर्दन नीचे झुकाकर धीरे धीरे खाने लगी। अतर रिधा को अपना ध्यान रखने का बोलकर फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वैसे भी आज उसे काफ़ी लेट हो जाता है और उसे बार बार कॉल्स आने लगे थे। उसने पिक किया उधर से, सर आप अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं, वो क्लाइंट आपके साथ डील करने से मना कर रहे हैं और कब से आपका ही वेट कर रहे हैं, इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके ऑफिस पहुंच जाए। अतर, किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो अतर राणा को डील क्रैक करने की धमकी दे रहा है। तुम वेट करो, मैं देखता हूँ। मैं देखकर 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। और अतर ड्राइवर को कार स्पीड में चलाने को कहता है, जिससे वो आधे घंटे का सफ़र 10 मिनट में तय करके कंपनी ऑफिस बिल्डिंग के आगे खड़ा था, जिसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा था AR ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अतर को गुस्से में आता देख सभी वर्कर्स की जान हलक में आ गई, लेकिन वो अपने डर को साइड करके उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। पर अतर बिना रुके सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गया। असिस्टेंट नीरज भी उसके पीछे पीछे वहां आ गया। अतर वहां पर रखी सबसे बड़ी चेयर पर बैठते ही कहा, किसकी हिम्मत बढ़ गई है जो मेरे ही ऑफिस में घुसकर मुझे ही डील क्रैक करने की धमकी देने लगे हैं। हॉल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे वहां बैठे सभी आदमी डर से कांपने लगे और अतर से सॉरी बोलने लगे। लेकिन अतर उन सभी की उम्मीदों से पानी फेरकर उनके साथ के सारे शेयर्स अपने नाम कर लेता है और उन सभी को वहां से धक्के मारकर निकालने को कहता है और जाते हुए रुक कर बोला, आइंदा से अतर राणा के सामने कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचने ला, वरना अंजाम इससे भी बुरा होगा। और उन सब की कोई भी सफाई सुनने से पहले वो वहाँ से निकल गया। वहीं राणा मैंशन, अथर का कमरा। रिधा रूम में इधर उधर अपना फ़ोन ढूंढ रही थी, तभी उसे याद आया कि उसने अपना फ़ोन लहंगे के साइड में रखा हुआ था। वो अपने लहंगे को ढूंढने लगी, लेकिन उसे लहंगा पूरे रूम में नहीं मिला। तभी उसे वॉशरूम का ख्याल आया और वो वहाँ गई तो उसे अपना लहंगा दिख गया और उसने अपने लहंगे की पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाला और सोफे पर बैठकर फ़ोन को ओपन किया तो उसमें बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। उसने सभी को स्क्रॉल किया और तभी उसकी नज़र एक मैसेज पर पड़ी, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर वो आज की डेट में अपनी जॉब पर नहीं पहुंचती है तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा और उसे इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अतर को घर किराए के और खुद के लिए कोई कमरा ढूंढने में। ये देखकर रिधा जल्दी से घड़ी में टाइम देखती है तो इस वक्त 10:30 बज रहे थे और उसके जॉब का टाइम 11 बजे से था। ये देख वो जल्दी जल्दी तैयार होकर आंखों में काजल और होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक लगाकर वो अपने काम के लिए निकल गई और उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर कर लिया था और सड़क पर जाकर ऑटो का इंतज़ार करने लगी। लेकिन अतर का घर पॉश एरिया में था, जहाँ से ऑटो मिलना बहुत ही मुश्किल था। वो पैदल पैदल आगे बढ़ गई और लगभग 15 मिनट बाद उसे ऑटो रिक्शा दिखा, जिसे रोककर वो उसमें बैठ गई। रिधा को पहुंचने में आधे घंटे का समय लगा। वो ऑटो वाले को ब्राइन शाइन रेस्टोरेंट उतारने का बोल उसे पैसे दे देती है और डरते हुए रेस्टोरेंट में जाती है। तभी उसे रास्ते में मैनेजर मिलता है और वो उसे देख कर कहता है, अरे रिधा, तुम इतने दिनों बाद, तुम्हें पता भी है इस वक्त सर बहुत गुस्से में है और वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, तुम जल्दी जाओ।
रिधा सीधा ऑफिस में जाती है जहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक बैठा हुआ था। वो उसे डरते डरते बोली, वो सर, क्या हम अंदर आ जाएं? बॉस, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आपका ही तो इंतजार था। मिस रिधा शर्मा, कहो आज कैसे आना हुआ? अरे रिधा, आज कैसे आ गई तुम? क्या ज़रूरत पड़ गई? रिधा अपने बॉस का कहने का तरीका अच्छे से समझ रही थी, लेकिन फिर वो अपने आप में हिम्मत बांधते बोली, वो एक्चुअल में सर, हमारे घर कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिस कारण हम 4 दिनों से जॉब पर नहीं आ पाए। बट आई प्रॉमिस सर, आज के बाद से हम टाइम टू टाइम वर्क पर आएंगे। प्लीज़ एक मौका दे दीजिए, आज के बाद कभी भी छुट्टी नहीं रखूँगी। बॉस, फाइनली तुम्हें याद तो है कि तुम कहीं जॉब करती हो। याद से मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, आज के बाद से तुम कोई छुट्टी लोगी और अपना काम करोगी। अब तुम जाकर अपना काम करो। रिधा अपने बॉस के एक मौका देने पर बहुत खुश हुई और उसने अपने बॉस को थैंक यू बोला और अपने काम पर चली गई। वो सीधे हॉल में गई और वहाँ से ऑर्डर लेने लगी और फिर वो किचन में से उनके मंगवाए हुए डिशेज सर्व करने लगी और ऐसे ही वो एक के बाद एक ऑर्डर लेने लगी और अपने काम में बिजी हो गई। दोपहर का समय, अथर का ऑफिस। अथर अपनी रूलर चेयर पर बैठा ऑफिस वर्क कर रहा था। तभी उसे किसी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन को उठाकर देखता है तो उस पर दादाजी नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके दादाजी उसे तभी फ़ोन करते हैं जब उन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम होता है। फिर अथर फ़ोन को रिसीव कर लेता है। अथर फ़ोन रिसीव करते बोला, प्रणाम दादाजी, कैसी तबीयत है आपकी और कैसे याद किया और क्या बात है? उधर से अथर के दादाजी विक्रांत राणा बोलते हैं, क्यों बरखुरदार, हम तुमसे काम से ही फ़ोन करते हैं। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि आप कल रात को एक लड़की को अपने घर में ला रहे हो, इसका मतलब मैं क्या समझूं? हाँ अथर, और आपको ये बात कैसे पता चली? दादाजी, तुम उसकी चिंता छोड़ो और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दो। अथर, हाँ मैं कल रात को एक लड़की को लेकर आया था, लेकिन मैंने तभी उसके दादाजी उसकी बात को बीच में काटते बोले, दरअसल दादाजी को यह बात उसी मेड ने बताई थी, परवर कुछ नहीं, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम उस लड़की को बिना किसी रिश्ते के अपने घर में नहीं रख सकते, मैं इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम्हें उस लड़की को अपने घर रखना है तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। अथर दादाजी की रिधा से शादी करने की बात से शॉक्ड हो जाता है और वो बोला, ये क्या बात हुई दादाजी, मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं उसे कल ही मिला हूँ, मैंने तो उसकी हेल्प करी थी और आप उसी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, और वो लड़की इस शादी के लिए कभी भी नहीं मानेगी। दादाजी देखो, मैं अपने जीते जी तुम्हारा घर बसा बसाया देखना चाहता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाली हो। मुझे नहीं पता कि तुम उसे कैसे मनाओगे, लेकिन तुम्हें उसे मनाना ही होगा। अथर, दादाजी ये क्या ज़बरदस्ती है, और हमें क्या पता वो किस स्वभाव की है, अगर वो हमारी उम्मीदों से उलट निकले तो? अथर अपने दादाजी को मनाने के अथर प्रयास कर रहा था। दादाजी, वो बात ऐसी है बेटा, हमने हमारी होने वाली बहू की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है, जिसके अकॉर्डिंग वो राणा खानदान की बहू और तुम्हारी बीवी बनने के लायक है। अब मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, तुम बस उसे मनाने का तरीका सोचो। और बिना उसकी बात सुने फ़ोन काट देते हैं। वहीं अथर दादाजी की बातों से पूरी तरह हिल गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अपना सिर पकड़कर चेयर पर बैठ गया और सोचने लगा कि वो कहाँ फंस गया, और वो अपना मन इससे डाइवर्ट करने के लिए काम में लग गया। और ऐसे ही शाम हो गई। वो 6 बजे घर के लिए निकल गया और उसके पीछे ही बॉडीगार्ड्स भी निकल गए। अथर घर पहुँचते ही एक मेड से पूछता है कि रिधा कहाँ है? तो मेड कहती है कि वो तो सुबह से निकली नहीं है, कमरे में ही है, क्योंकि किसी भी मेड ने रिधा को घर से निकलते हुए नहीं देखा था। वहीं मेड की बात को सुन अथर को आश्चर्य हुआ और वो दौड़ते हुए अपने रूम में गया और रिधा को देखने लगा, लेकिन उसे रिधा कहीं नहीं मिली। वह गुस्से से नीचे आया और चिल्लाते बोला, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, एक लड़की जो घर से कब निकली तुम लोगों को पता ही नहीं चला, आखिर सब करते क्या हो? तुम सब यहाँ काम करने के लायक नहीं हो। फिर वो गेट कीपर के पास जाता है और उससे पूछता है कि रिधा यहाँ से कब निकली थी।
वो गेट कीपर उससे बोलता है, सर मैडम करीब 10:30 बजे निकली थी और फिर पैदल चली गई। अथर गुस्से में, फिर तुम क्या कर रहे थे? उसे रोक नहीं सकते थे या मुझे फ़ोन करके नहीं बोल सकते थे? पता नहीं बैठे बैठे क्या करते रहते हो। गेट कीपर, सर गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूँगा। अथर, अपना सॉरी अपने पास रखो। पता नहीं इस लड़की को समझ क्यों नहीं आता, अगर वो उस गुंडे की पकड़ में आ गई तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जल्दी से किसी को फ़ोन करके रिदा की लोकेशन पता लगाने को कहता है और जल्द से जल्द उसे बताने को कहा और खुद फ़ोन में उसकी फ़ोटो देखने लगता है और बोलने लगा, पता नहीं कौन सा नशा लग गया है तुम्हारे साथ का कि ये दिल तुम्हारे ना मिलने से बेचैन उठा है और ये जो भी फीलिंग है बहुत प्यारी है। आई लव इट। और जब दादाजी ने तुमसे शादी करने को कहा था तो दिल के कोई कोने से आवाज़ आए कि हाँ कर दूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहता था। पर दादाजी वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। दादाजी तो दादाजी ठहरे, जिद्दी और अड़ियल। मुझे तुमसे शादी करने के लिए तुम्हें कन्वेंस करने को कहा। अब मैं कैसे भी करके तुमसे शादी करके रहूँगा। तभी उसे उसी नंबर से कॉल आया और वो रिसीव करते हुए जल्दी से बोला, रिधा की लोकेशन बताओ कि वो कहाँ है। उधर से, सर आपने जिसका पता लगाने को कहा था वो इस वक्त ब्राइट शाइन रेस्टोरेंट में है। इतना सुनते ही अथर आगे की बात सुने बिना ही अपनी कार निकालकर रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। अथर हवा की स्पीड से कार को भगा रहा था। उसे कैसे भी करके रिधा के पास पहुंचना था और उसे सही सलामत देखना था। इसी चक्कर में उसने ना जाने कितनी बार ही ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दिया था, लेकिन उसका रुतबा और खौफ इतना था, ना कोई उसे रोकने की हिम्मत कर सकता था, चाहे भले वो पुलिस प्रशासन हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो। थोड़ी ही देर में वो ब्राइट शाइन रेस्टोरेंट के गेट के आगे खड़ा था। अथर ने कार रोकी और सीधा रेस्टोरेंट के अंदर की ओर बढ़ गया और आते जाते लोग उसे ही देखने लगे, क्योंकि सभी को पता था कि वो अथर राणा है और वो भी बिना बॉडीगार्ड्स के। और तो और इतनी छोटी सी रेस्टोरेंट में, इसलिए सभी के मन में यही चल रहा था। वहीं अथर बिना रुके आगे बढ़ रहा था और आगे जाकर एक जगह रुक गया और उसकी आंखों में खून उतर आया। वहां का नज़ारा देखकर अथर के कदम रुक गए और उसकी आंखों में खून उतर आया। वो इस वक्त इतना भयानक लग रहा था कि कोई उसके सामने आ जाए तो उसकी खैर नहीं, और अब तो उस और बढ़ गया। दरअसल उसने देखा था कि दो लड़के एक टेबल पर बैठे थे और रिदा उनसे मेन्यू पूछ रही थी और वो इस वक्त वो वेटर की ड्रेस में थी, जो एक शॉर्ट स्कर्ट और ऊपर वाइट टी शर्ट थी। और वो लड़के बार बार उसके हाथ को टच कर रहे थे और कभी उसकी खुली टांगों पर हाथ रखते और तो उनकी नज़रें रिधा के डिप नेक गले पर थी। ये देख अथर की मुट्ठियाँ कस जाती हैं और आंखों में बेतहाशा गुस्सा गिराया था और बाहें आपस में कस गई थी। वो आंखों में गुस्सा लिए उस और बढ़ गया और वहाँ गया और रिधा सीधा जाकर उनमें से एक लड़के की कुर्सी को पीछे की ओर खींचा। अचानक हुए इंसिडेंट से रिधा को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और जैसे ही उसने देखा कि किसी ने उस लड़के की कुर्सी को खींच लिया है तो वो अथर को रोकते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, आप ये क्या कर रहे हैं। अथर की पीठ रिधा की ओर थी, जिस कारण रिधा ने उसे नहीं देखा था और उसे ऐसा बोल दिया था। रिधा को नहीं पता था कि ये लड़का कोई और नहीं अथर राणा है। वहीं रिधा के उसे बोलने पर अथर को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में रिधा की ओर मुड़ते हुए बोला, मुझसे पूछने से पहले इनसे पूछो कि ये क्या हरकत कर रहे थे, फिर मुझे कुछ कहना, समझी। रिधा तो अथर को देखकर ही शॉक्ड हो गई थी और वो हकलाते बोली, ये आप क्या कर रहे हैं और इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आ रहा है। अथर, ओ रियली, तुम्हें सच में नहीं पता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर सब जानते हुए भी तुम नहीं जानने का नाटक कर रही हो। ये सुनकर रिधा का सिर नीचे झुक जाता है और अथर गुस्से में उस लड़के को उसके कॉलर से पकड़कर खड़ा करता है और उसे अपने हाथों से बेतहाशा मारने लगा।
वो लड़का भी अथर को मारने लगा, जिससे अथर को भी थोड़ी चोट आई और उसके होठों पर चोट लग गई, जिससे उसके होठों पर थोड़ा खून निकलने लगा। लेकिन वो इस वक्त बेहद गुस्से में था और उसे रोकना नामुमकिन था। अब तक लड़ाई झगड़े का शोर सुनकर सारे स्टाफ, कस्टमर्स और वहाँ का बॉस वहाँ आ गए और वहाँ का नज़ारा देखने लगे। लड़ाई होता देख बॉस उस तरफ गया जहाँ अतर उसे मार रहा था। वही अपने दोस्त को इस तरह मार खाता देख वो लड़का पतली गली से निकलने को हुआ कि अतर ने उसे जाने से पहले एक लात मारी, जिससे वो सीधा पेट के बल जमीन पर गिर गया। अब वो दोनों ही लड़के अधमरी हालत में पहुंच गए थे। वहाँ के बॉस की तो अथर राणा को देखकर ही सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, इसीलिए वो तो डर के मारे अपने कदम जहाँ थे वहीं रोक लिए थे और वहाँ चल रहे तमाशे को चुपचाप देखने में ही भलाई समझी। रिधा तो अथर का ये भयानक रूप देखकर ही दंग रह गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है, जिससे उसकी सांसें ऊपर और नीचे होने लगी थी और वो एक कोने में दुबक कर खड़ी हो गई थी और वो बेतहाशा रोने लगी थी। वहीं अतर जब अपना काम निपटाकर रिधा की ओर जाने लगता है तब वह थर थर काँप रही थी। उसने आज से पहले कभी ये नज़ारा नहीं देखा था और आज ऐसे खून खराबा देख उसकी हालत खराब हो जाती है। अथर रिधा के करीब जाकर उसे अपनी तरफ खींचता है और अपना कोट उतारकर रिधा को पहना देता है और रिधा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा, लेकिन रिधा वहां से टस से मस नहीं हुई। ये देख अथर गुस्से में पीछे मुड़ता है और बिना कुछ कहे उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से निकल गया और वहां खड़े सभी लोग सदमे में खड़े ये नज़ारा देखने लगे, क्योंकि ये आश्चर्यजनक था कि अथर एक लड़की के लिए यहाँ आया और उसे अपने हाथों में उठाया भी था। रिधा अथर के अचानक गोद में लेने पर चौंक जाती है और गिरने से बचने के लिए अथर की गर्दन में अपने दोनों हाथों को लपेट लिया और अपनी आंसुओं से भरी आंखों से अथर को देखने लगी, लेकिन अथर रिधा की ओर ना देखते हुए बाहर जा रहा था और अभी भी वो उसी गुस्से को में लग रहा था, क्योंकि वह रिधा की आज की हुई हरकत से बहुत गुस्सा था और ये रिधा भी बखूबी समझ रही थी। अथर जब बाहर आया तब तक बॉडीगार्ड्स भी उसके प्रोटेक्शन के लिए वहां पहुंच गए थे। उन्हें वहां देखकर अथर उन्हें ऑर्डर देता है कि वो ये पूरा रेस्टोरेंट खाली करवा दे। फिर पूरे बॉडीगार्ड्स फोर्स रेस्टोरेंट खाली करवाने में जुट गए और अथर रिधा को गोद में उठाए ही कार की ओर बढ़ गया। कार के पास पहुंचकर उसने कार का डोर खोला और रिधा को कार की फ्रंट सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फुल स्पीड में कार चलाने लगा। उसे इस तरह कार चलाता देख रिधा को डर लगने लगा और वो उसे रोकते बोली, ये आप क्या कर रही हैं? गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए, हमें तेज स्पीड से डर लगता है, प्लीज़। अथर रिधा की ओर देखकर, अच्छा, जब वो लड़के तुम्हें इस तरह से देख रहे थे तब तो कुछ नहीं हुआ था और जरा सी तेज स्पीड से तुम घबराने लगी। रिधा के पास अथर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अथर ने कार को घर की ओर ना लेकर दूसरी ओर ले ली। दरअसल वो अपने फार्म हाउस पर जा रहा था, अपने गुस्से को शांत करने और दिल को सुकून पहुंचाने के लिए। थोड़ी ही देर में वो फार्म हाउस आ गया था। रिधा किसी अनजान जगह को देखकर बोली, ये हम कहाँ आए हैं और कौन सी जगह है ये? पर अथर कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ गया। उसे जाता देख रिधा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। ये फार्म हाउस बिल्कुल शांत जगह पर था जहाँ आसपास पानी का शोर था, क्योंकि ये फार्म हाउस बीच के किनारे पर बनाया गया था, जिससे समुद्र का व्यू अच्छे से दिखता था और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत था और कुल मिलाकर वो बेहद शांतिपूर्ण जगह पर स्थित था और वो सुकून मिलने की परफेक्ट जगह थी। फार्म हाउस के बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पर रंग बिरंगे फ्लावर लगे हुए थे और पूरा मैदान घास से बिछा हुआ था और ग्राउंड के बीचों बीच फव्वारा सर्किल लगा हुआ था और वहां से पानी निकल रहा था। रिधा तो ये नज़ारा देखकर ही मंत्रमुग्ध हो गई और उसके मुंह से निकल गया, वाओ, इट्स सो अमेजिंग, दिस व्यू इज़ रियली वंडरफुल। अथर गेट के पास जाकर उसे खोलता है और अंदर चला जाता है। रिधा भी उसके पीछे जा रही थी। फार्म हाउस अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था जितना कि बाहर से। वो उसे देखने में इतना व्यस्त हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वहाँ से ऊपर चला गया। वहीं रिधा को जब अथर नहीं दिखा तो वो बोली, ये हम इस भूतिया सी हवेली में अकेला छोड़कर कहाँ चले गए?
वो बहुत गुस्से में है, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। और उसने इधर उधर देखा और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। वो ऊपर पहुंचकर अथर को ढूंढने लगी। तभी उसे एक रूम हल्का सा खुला हुआ दिखाई दिया और वो उससे अंदर चली गई। उसने देखा अंदर से शॉवर की आवाज़ आ रही थी, तो उसे पता चल गया कि अथर अंदर ही है। अथर जब भी बहुत अनहाइजेनिक फील करता है तो वो एक ठंडा शावर लेता है जिससे वो फ्रेशनेस फील करता है। वो टॉवल लपेटे हुए ही बाहर आया और रिधा को देखकर उसे इग्नोर करते हुए बालकनी में चला गया। ये देख रिधा को बहुत बुरा लगा। वो अथर के पीछे पीछे गई और उसके साथ में खड़ी हो गई। आप हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? हमसे क्या गलती हो गई? प्लीज़ कुछ तो बोलिए, हमसे आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये बोलते हुए वो रुआंसी सी हो गई थी। अथर उसे दोनों हाथों से पकड़कर, तुम पहले तो ये अनजान बनने का नाटक बंद करो, और पहली बात, तुम जब मेरे घर में रह रही हो तो मुझसे पूछे बगैर बाहर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ बोलो, मैंने तुमसे घर से निकलने के मना किया था, लेकिन तुम्हें तो मेरी सुननी ही नहीं है। रिधा, वो हमें मैसेज मिला था कि अगर हम आज अपने काम पर नहीं पहुंचे तो हमें वहां से निकाल दिया जाता। आपको पता भी है तो हम आपको पैसे कैसे चुकाते, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और हमारे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि हमें कोई दूसरी जॉब मिल जाए, इसलिए यही जॉब हमारी लास्ट होप थी। अथर उसको छोड़ते हुए, चलो तुम्हारी ये बात मान ली, लेकिन वो लड़के जो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे थे उनका क्या कहोगी? मुझे अच्छे से पता है कि तुम उनकी हरकतों को जानकर भी इग्नोर कर रही थी। झूठ मत बोलना, मुझे केवल सच सुनना है। रिधा, अगर हम उन्हें रोकते या कुछ करते तो हमें जॉब से हाथ धोना पड़ता, जो हम हरगिज़ नहीं होने देना चाहते थे। वैसे आप बताइए, आपको कैसे पता चला कि हम वहाँ थे? अथर, स्वीट हार्ट, शायद तुम्हें मेरी पावर का पता नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो पूरी मुंबई को हिला कर रख सकता हूँ। डोंट वरी, मेरे साथ रहकर सब जान जाओगी। रिधा उसकी बातों से नासमझी से उसे ही देखने लगी। अथर तिरछी स्माइल के साथ, वैसे तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ा मेरे ना बोलने से? हाँ, रिधा हकलाते हुए, वो आपने हमारी जान बचाई है। आप हमारे सेवियर हैं और हमारे लिए भगवान समान है। वैसे आप हमसे अब तो नाराज़ नहीं है ना? अथर, पर मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। रिधा, और वो क्या है? अथर सीरियस होकर, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। रिधा आंखें फाड़े उसे देखने लगी और बोली, व्हाट? ये आप क्या बोल रहे हैं? अथर, सोच लो, मुझसे शादी करने पे तुम्हें बहुत से फ़ायदे होंगे और तुम्हें मुझे पैसे चुकाने के लिए वो घटिया सी जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी। सोच लो, तुम्हारा ही फ़ायदा है। रहने के लिए घर होगा और कहने के लिए एक पति भी। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, सोच लेना आराम से। सो जाओ अभी। रिधा, पहले आप अपनी चोट पर बैंडेज लगवा लीजिए, ऐसे आपको दर्द नहीं होगा। हमें आपका ये दर्द नहीं देखा जाता। और अतर का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा देती है और ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अतर के चोटों पर लगाने लगी और अतर उसे अपनी मरहम पट्टी करते हुए देखने लगा। रिधा बड़े ध्यान से उसे फूंक मार मार कर दवा लगा रही थी और अतर गौर से रिधा को देखने लगा। वैसे तुम बताओ, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कैसे हो रही है जो तुम मेरे चोटों पर मरहम लगा रही हो? रिधा, वो हम किसी को दर्द में नहीं देख सकते हैं। क्या आपको दर्द नहीं होता है? अथर, हम माफिया का इतनी छोटी मोटी चोटों से कुछ नहीं हो सकता। ये तो हमारा रोज का काम है, ये तो आम बात है हमारे लिए। ऐसी हजारों चोट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। अब तुम आराम से सो जाओ और जो मैंने कहा है उसके बारे में आराम से सोचना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना, मैं पास वाले कमरे में ही हूँ। अथर दूसरे रूम में जाकर सो गया। अगली सुबह रिधा की नींद फ़ोन के लगातार वाइब्रेट होने से खुलती है। वो टेबल पर रखा फ़ोन उठाकर देखती है तो उस पर निहारिका नाम शो हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया। उधर से निहारिका की परेशानी भरी आवाज़ आई, रिधा दीदी, आप कहाँ हो? आपको पता भी है आपके जाने के बाद यहाँ क्या हो गया है? रिधा निहारिका की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गई और चिंता भरे स्वर में बोली, हमें पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? और चाचा चाची तो ठीक है ना? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जल्दी बताओ क्या हुआ है? निहारिका रिधा को घर से भगाने के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब बता देती है। रिधा सब जानने के बाद बोली, तुम टेंशन ना लो, हम कुछ करते हैं। निहारिका, पर दीदी आज आखिरी दिन है,
फिर वो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगा। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है और मम्मी पापा तो इस चक्कर में खाना भी नहीं खा रहे हैं। वैसे आप बताइए, आप अभी कहाँ हैं? इसी शहर में हैं या कहीं और है? रिधा, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं और सेफ जगह पर हैं। और हाँ, तुम फिक्र नहीं करना, हम जल्द ही कुछ सोचते हैं इस बारे में। तुम अपना ध्यान रखो और चाचा चाची को खाना खिला दो और उन्हें टेंशन फ्री रहने की कहो। निहारिका हाँ भरकर फ़ोन काट देती है। निहारिका की बात सुनकर रिधा की पूरी नींद उड़ जाती है और वो सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। हालांकि उसने निहारिका तो दिलासा दे दिया था कि वो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन अब वो खुद कश्मकश में पड़ गई कि वो ऐसा क्या करे जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। और वो इन सब का गुनहगार खुद को ही मान रही थी। उसे लग रहा था अगर वो उस दिन शादी से नहीं भागती तो सब कुछ ठीक होता और उसके चाचा चाची और निहारिका आराम की ज़िंदगी जी रहे होते। वहीं आज वो डरे हुए हैं। उसने बहुत सोचा, तभी उसे कुछ याद आया और वो जल्दी से फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली और जहाँ अथर सो रहा था उस कमरे पर जाकर नॉक करने लगी। अथर जो कमरे में आराम से सो रहा था और वो इस वक्त सिर्फ टॉवल लपेटे ही सो रहा था, वो गेट नॉक होने की आवाज़ से उठ गया था। वैसे उसे पता था कि इस वक्त दरवाजे पर रिधा ही है, क्योंकि इस फार्म हाउस में सिर्फ वो दोनों ही तो थे। ऐसे में किसी और का होना तो पॉसिबल ही नहीं था। अथर रूम का डोर ओपन करते बोला, तुम सुबह सुबह मेरे कमरे को क्यों खटखटा रही हो? रिधा अथर को देखकर, क्या आप कभी पूरे कपड़े पहनकर नहीं रह सकते? जब देखो तब ये टोवल लपेटे हुए घूमते रहते हैं, जबकि आपको पता है कि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी होने वाली वाइफ भी है। तो आप कपड़े पहनने की कृपा करेंगे? अथर, ओ हेलो, लड़कियां मुझे शर्टलेस देखने के लिए मरती हैं और तुम हो कि मुझे कपड़े पहनने के लिए बोल रही हो। तभी उसे कुछ याद आया। एक सेकंड, तुमने क्या बोला? होने वाली वाइफ? मतलब तुम शादी के लिए तैयार हो? अथर ने रिधा की ओर देखते हुए पूछा। रिधा, पहले आप कपड़े पहन लीजिए, हम बाद में बात करेंगे। अथर हाँ भरकर कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। अथर बाहर आया तो देखा रिधा सोफे पर बैठी अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी अंतर्द्वंद में फंसी हो। अतर सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? तो रिधा अपनी झुकी हुई नज़रों के साथ ही हाँ में सिर हिला देती है। अतर, तो ठीक है, हम कल ही कोर्ट में शादी कर लेंगे। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कल शादी करने से? रिधा, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी एक शर्त है। अथर, और वो क्या है? रिधा थोड़ा डरते बोली, वो आप हमारे परिवार वालों को बचा लीजिए उन गुंडों से, वो उन्हें मार देंगे। प्लीज़ अथर, तुम टेंशन ना लो, वो सेफ रहेंगे। मैं अभी उन गुंडों को उठवा लेता हूँ अपने आदमियों से। और वो अपने आदमियों को फ़ोन करके उन गुंडों को पकड़ने का बोल देता है। रिधा अब चैन की सांस लेती है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब उसके चाचा चाची और निहारिका सेफ रहेंगे। और एक्साइटेड होने के चक्कर में वो अथर की गोद में बैठ जाती है और उसे गले लगाकर बोली, थैंक यू सो मच, आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वहीं अतर तो रिधा के एकदम से अपने गले लग जाने से हैरान परेशान के भाव लिए रिधा को देख रहा था। रिधा जब ध्यान देती है तो अतर उसे ही देख रहा था और वो उसे गले लगाए हुए है। ये देख उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो फटाफट अथर के ऊपर से उठते बोली, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वो काफ़ी गिल्टी फील कर रही थी तो अथर उसे नॉर्मल करने के लिए बोला, इट्स ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी तुम मेरी होने वाली वाइफ हो तो तुम्हारा पूरा अधिकार है कि तुम मुझे गले लगाओ। या कहकर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और थोड़ी देर बाद वो दोनों घर के लिए निकल गए और अथर रिधा को घर छोड़कर खुद ऑफिस के लिए निकल गया। एक दिन बाद आज रिधा और अथर की शादी का दिन था, यानी आज उनकी कोर्ट मैरिज होने वाली थी। रिधा रूम में तैयार हो रही थी। दो मेड उसके पहनने के लिए कपड़े और ज्वेलरी वगैरह लाते हैं और उन्हें बेड पर रखकर चली जाती हैं। रिधा शॉवर लेकर बाहर आती है और बेड पर रखे थाल में देखती है तो उसमें एक सुर्ख लाल रंग की साड़ी थी और साथ में मैचिंग हार का सेट था और साथ में पायल भी थी। उसने पहले साड़ी पहनी और एक एक करके सारी ज्वेलरी पहनी और मिरर के सामने खड़ी होकर वह हल्का फुल्का सा मेकअप करने लगी और पूरी तरह से रेडी होने के बाद वो कमरे से बाहर निकल गई।
रिदा आज इस सुर्खलाल साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। हल्के से मेकअप में भी वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसे यहाँ से मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस तक अकेले ही जाना था, क्योंकि अतर सीधा ऑफिस से ही वहाँ आने वाला था। रिदा हॉल में आई तो देखा कि सभी सर्वेंट उससे ही घूर घूर कर देखने लगे। ये देख वो बोली, क्या हुआ, हम खराब दिख रहे हैं क्या? तभी एक ओल्ड एज महिला जो वहाँ की हेड सर्वेंट थी, जिसका नाम गायत्री था, वो रिदा की ओर आते बोली, नहीं माय डियर, तुम तो आज बहुत प्रीटी लग रही हो, कहीं तुम्हें मेरी ही नज़र न लग जाए। और अपनी आंखों से काजल निकाल कर रिदा को लगाते बोली, किसी की नज़र न लगे तुम्हें। रिदा, डोंट वरी आंटी, आप हमसे बड़ी हैं और भला अपने से बड़े की नज़र लगती है क्या? गायत्री जी बोली, अपनी सूरत की तरह ही तुम्हारी बातें भी बहुत प्यारी है, भगवान आपको हर खुशी दे। और मैं तो अथर बाबा के लिए बहुत खुश हूँ कि उन्हें तुम्हारी जैसी हमसफ़र मिल रही है, और तुम भी बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि अथर बाबा ने आज से पहले कभी इस हवेली में तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को नहीं लाए हैं, और ना ही वह कभी किसी लड़की के करीब गए हैं। और यहाँ तक कि इस हवेली में भी मेरे अलावा कोई लड़की वगैरह सर्वेंट नहीं है। तो तुम बहुत लकी हो जो अथर बाबा को पसंद आ गई हो। चलो अब जाओ, जाने में देर ना हो जाए। अथर बाबा को पसंद नहीं है कि कोई लेट से आए। रिदा गायत्री आंटी को शुक्रिया बोलती है और उनका आशीर्वाद लेकर वो वहाँ से चली जाती है। वो बाहर जाती है तो वहाँ पहले से ही ड्राइवर उसका वेट कर रहा था। रिदा भी कार में बैठ जाती है और आधे घंटे बाद वो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने खड़ी थी। अथर अभी तक नहीं आया था, इसलिए रिदा वहीं खड़ी रहकर अथर का वेट करने लगी। और इतनी देर जो हिम्मत उसने बनाई हुई थी वहीं अब उसे टूटती हुई महसूस हो रही थी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने खड़े होकर। लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इस कंडीशन में होगी। पहले उस गुंडे आकाश से उसकी इच्छा के विरुद्ध होने वाली थी, और अब अथर के साथ शादी करना, वो भी इस तरह से। उसने अपनी शादी को लेकर बहुत से सपने देखे थे, लेकिन आज उसे सब कुछ टूटते नजर आ रहे थे। हालांकि उसका दिल भी अतर से शादी करने के लिए डिसीजन को सही बता रहा था, लेकिन रिदा का दिमाग अभी उसके अचानक से डिसीजन लेने से हैरान और परेशान था, और इसी कश्मकश में वो फंसी हुई थी। रिदा को अपनी शादी को लेकर बहुत से अरमान थे। उसने हमेशा धूमधाम से शादी करने के ख्वाब सजाए थे और सोचा था कि पूरा शहर उसकी शादी में शामिल होगा और सभी लोग उनकी शादी की मिसाल देंगे। लेकिन यहाँ सब उसके ख्वाबों के विरुद्ध हो रहा था। ना कोई बैंड बाजा, ना ही कोई अपना शामिल होने वाला था। होने वाली थी तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट मैरिज। तभी उसकी नज़र कार से निकलते हुए अतर पर गई, जो कि अपनी शान से कार से उतर रहा था, और उसने रोज की तरह ही ब्लैक कोट पैंट पहने हुए थे, और उसके साथ ही बॉडीगार्ड्स और उसका असिस्टेंट नीरज भी आ रहा था। जैसे ही अतर ने रिधा को देखा, मानो उसकी नज़रें रिधा पर थम सी गई और वो उससे ही निहारने लगी, और वो वहीं खड़ा होकर उसे घूरने लगा, और वहीं उसके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड उसे ही देखकर सोचने लगे कि जो बंदा आज तक किसी को नहीं देखता था, वो आज कैसे एक लड़की को देखे जा रहा है। वहीं थोड़ी देर तक भी जब अतर होश में नहीं आया तो असिस्टेंट नीरज उसे डरते बोला, सर हम लेट हो जाएगा, शादी का दिया हुआ समय निकल जाएगा। उसके इस तरह बोलने पर अतर हकीकत में आता है और बिना कुछ कहे ही रिधा के पास जाता है, और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर अंदर की तरफ बढ़ जाता है, और नीरज अपने बॉस को जाते हुए देखता रहता है और फिर खुद दौड़ते हुए उसके पीछे चले जाता है। अतर अब अंदर कोर्ट की तरफ जा रहा था। थोड़ी ही देर में अतर और रिधा की शादी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती हैं, और अब दोनों ही ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन चुके थे, और कंपेनियन के तौर पर नीरज ने सिग्नेचर किए थे। फिर वो भी सभी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर आ गए और कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। अतर आज रिधा से शादी करके बहुत खुश था। अतर और रिधा कार से घर के लिए रवाना हो गए थे, और कार भी अपनी रफ्तार से चल रही थी, और इस दौरान वो दोनों ही चुप थे। शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोनों ही अब शादीशुदा हैं, इसलिए वो अपने आप को ही यकीन कराने में लगे हुए थे। रिधा अपने में ही डूबी हुई थी। तभी उसकी नज़र रास्ते पर गई जो अतर के घर जाने का नहीं था। ये देख वो अतर से कहती है, ये तो हमारे घर का रास्ता नहीं है ना, हम कहीं और जा रहे हैं क्या? रिधा के हमारा घर
बोलने से अथर्व हैरान होता है और रिधा को देखने लगता है। उसकी ऐसा देखने पर रिधा को याद आया कि अभी वो क्या बोल गई थी और वो शर्म से अपना सिर झुकाकर खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। उसकी इस अदा पर अथर्व मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई और थोड़ी देर में चली गई, जो शायद किसी ने नोट नहीं की, वरना वो तो दुनिया का 8वां अजूबा देख लेते, क्योंकि लोगों की नज़र में अथर्व एक हार्टलेस माफिया था जिसे किसी के मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसके खातिर वो जिए या मुस्कुराए। वो सभी से नफरत करता है। अथर्व की कार एक बड़े से मैंशन के आगे जाकर रुकती है, जहाँ पर शांति निवास का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। उनकी कार बगीचे के बीचों बीच बनी सड़क से होकर गुजर रही थी और वहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक था। रिधा ने ऐसे नज़ारे सिर्फ फिल्में और सीरियलों में देखे थे और वो आज उन्हें हकीकत में रूबरू हो रही थी। कार मैंशन के एंट्रेंस गेट पर रुकी और अथर्व के कार से निकलते ही सभी गार्ड्स अथर्व को सलाम कर रहे थे। रिधा तो ये देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वो मैंशन संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ था और वो अथर्व के घर से भी बड़ा था। अथर्व रिधा का हाथ पकड़कर मैंशन के दरवाजे पर जाकर नॉक करता है तो एक औरत आकर दरवाज़ा खोलती है और जैसे वो अथर्व को देखती है वो जोर से चिल्लाते बोली, बड़े साहब जल्दी आइए, देखिए आज कौन आए हैं। और उसके चिल्लाने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ आते बोला, क्या हुआ मालती, तुम इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो। तभी उनकी नज़र अथर्व पर पड़ी और वो खुश होते बोली, ओह माय गुडनेस, आज हमारे पोते स्वयं हमारे पास चलकर आए हैं। हमें बेहद खुशी है आपको यहाँ देखकर। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अथर्व के दादाजी विक्रांत राणा जी थे। रिधा अथर्व के पीछे खड़ी थी, इसलिए किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी क्योंकि रिधा इस समय अथर्व के पीछे थी। अथर्व जी दादाजी, वैसे आपने जो काम कहा था मैंने वो कर दिया और सामने से हट गया। अब रिधा सबके सामने थी। दादाजी रिधा की ओर देखकर समझ गए कि अथर्व ने शादी कर ली है। तभी अथर्व रिधा को कहता है, इनसे मिलो, ये है मेरे दादाजी मिस्टर विक्रांत राणा। रिधा अथर्व की बात सुनकर जल्दी से जाकर दादाजी के पैर छू लेती है तो दादाजी उसे आशीर्वाद देते बोलते हैं, जीती रहो मेरी बच्ची और भगवान आपको हर बड़ी खुशी दे। तो रिधा मुस्कुराते बोली, थैंक यू दादाजी। विक्रांत जी, अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से दादाजी सुनकर। अरे मालती बेटा, हमारी नई बहू आई है तो आप पहले उनका गृह प्रवेश करवाइए जिससे हमारे पोता और पोत बहू घर के अंदर आ सके। कब से बाहर खड़े हैं, भाई स्वागत करो इनका। मालती जी बड़े साहब बोलकर किचन में स्वागत की तैयारियां करने चले गए। अब तक नीचे हो रहे शोर को सुनकर अथर्व की चाची सुमित्रा और चाची का बेटा नकुल और उसके मामा की लड़की श्वेता नीचे आ जाते हैं। वो अथर्व को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि अथर्व उस मैंशन में बहुत ही कम आता था और दादाजी के बुलाने पर ही आता था। उसे यहाँ आना पसंद नहीं था और 5-10 मिनट बैठकर चला जाता था। लेकिन आज अथर्व के साथ किसी लड़की को देखकर वो भी लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि अथर्व तो लड़कियों से दूर रहना पसंद करता था, लड़कियों से बेहद ही नफरत करता था। लेकिन आज वो किसी लड़की को दादाजी से मिलाने लाया, ये उनके लिए बड़ी बात थी। अभी सुबह का समय था इसलिए अथर्व के चाचा मोहित इस वक्त अपने काम पर गए हुए थे। सुमित्रा चाची अथर्व के पास आकर झूठा कंसल्ट दिखाते बोली, अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर अथर्व बेटा, इनफैक्ट मैं तो यही कहती हूँ कि तुम भी यहीं आ जाओ, वहाँ अकेले रहते हो, बोर हो जाते होंगे, यहाँ सब है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और ये सारी बातें वो अपनी भतीजी श्वेता को देखकर बोल रही थी जो अथर्व से बहुत प्यार करती थी। असल में ये सब एक छलावा है, वो तो सिर्फ अथर्व के पैसे और प्रॉपर्टी के लिए अथर्व के पीछे पागल है। अथर्व अपनी चाची की डबल मीनिंग बातों को बखूबी समझ रहा था। वो उनकी रग रग से वाकिफ था कि वो किस किस्म की औरत है, लेकिन वो अपने दादाजी को देखते हुए उन्हें झेलता था। वहीं नकुल की नज़र तो बस रिधा को ही घूरे जा रही थी। नकुल एक नंबर का अय्याश लड़का था, कोई खूबसूरत लड़की मिली नहीं कि उसके पीछे पड़ जाता था और वो रोज़ नई नई लड़कियों को पकड़ता रहता था। तभी सुमित्रा जी रिधा को देखकर बोली, वैसे अथर्व बेटा, हमारे घर में तो नौकरों की कोई कमी नहीं है, फिर तुम किसी और को यहाँ काम करने के लिए क्यों उठा के लाए हो।
इस घर में तो काफ़ी नौकर हैं, यह सब काम करने वाले हैं, तो यहाँ किसी दूसरे सर्वेंट की कोई जगह नहीं है। रिधा अपने लिए ऐसा सुनकर बहुत ही बुरा फील करती है। विक्रांत जी को भी अपनी बहू के इस तरह कहने पर बहुत गुस्सा आया और वो उनके कुछ बोलने से पहले ही अतर अपनी आंखों में गुस्सा लिए अपनी चाची को घूरते हुए बोला, माइंड योर लैंग्वेज चाची जी। उसने चाची जी को जोर देते हुए बोला, जिसे आप ऐसा बोल रही हैं, पहले उसकी रियल आइडेंटिटी तो सुन लीजिए। शी इज़ माई वाइफ, मिसेस रिधा अथर राणा। आई बात समझ में? आइंदा से कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार नहीं होंगी। सभी लोग अतर के मुंह से शी इज़ माई वाइफ सुनकर सदमे में चले जाते हैं। किसी को भी अतर से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। कभी नहीं शादी करने वाले अतर ने अचानक से शादी कर ली, ये सब उनके मन में खटक रही थी। विक्रांत जी को आज अपने पोते को इस तरह किसी लड़की के लिए स्टैंड लेते देख खुशी महसूस हुई और वो अपने इस फैसले पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग देखना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर अतर की चाची और श्वेता मिलकर क्या षड्यंत्र करेंगे जिससे कि वो रिधा को अतर की ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे? क्या रिधा फिर से अतर की ज़िंदगी में वापस आ पाएगी या फिर अतर को वापस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह के प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।